students. I hope you all are absolutely fine. Today our chapter is chapter number 16th of Science NCERT class 8 book, and the chapter is light. So in this chapter we are going to understand about the laws of reflection, laws of what is light actually, how do we see the object, and many more interesting topics. So let's get started. First of all, what is light? Light is nothing but a source through which we see the object. लाइट ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं इस टाइम पे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट मुझ पर आ रही है और मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. ये रिफ्लेक्शन जब आपकी आईज में जाएगी तो वहां पर एक इमेज फॉर्म होगी. तो उस इमेज, वो इमेज एक्चुअली क्या है, वो इमेज मेरी है, आप मुझे सी कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. ओके, सो क्या ये लाइट मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, एमिट कर रही हूँ, या फिर मैं जस्ट रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट एंड नॉट इमिटिंग इट. ओके, सो ऑन दिस बेसिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप. एक वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइक मून, स्टार्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की लाइट को एमिट करते हैं. वहीं पे अगर हम मून की बात करते हैं तो मून जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को एमिट नहीं करता है. ओके, सो इसी तरह से हम भी लाइट को जस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को एमिट नहीं कर पाते हैं. नाउ लेट्स कम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के क्या नियम है साइंटिफिक साइंस में. ओके, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो इसमें दो के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इंसिडेंट रे एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये होते क्या है, ये एक प्लेन मिरर है या एक सरफेस है. यहां पर लाइट आई, इस सरफेस पे लाइट आई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई. ओके, ये यहां से लाइट आई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई. सो जो लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड जो रिफ्लेक्ट होती है दैट वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, एंड इन दोनों के बीच में एक होता है, एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे. और यहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन. अब हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट लॉ जो है दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, normal at the point of incident and reflected ray lies in same plane. ये सभी चीजें सिर्फ एक ही प्लेन में होगी. ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है. एंड सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. आई होप इट्स क्लियर टू यू.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसकी टर्म से ही हमें वी कैन गेस दैट हम क्या करते हैं, कई बार मिरर में देखते हैं और हम अपने राइट हैंड को अप करते हैं, राइट हैंड को रेज करते हैं, तो मिरर में हमें क्या लगता है कि हमने अपने लेफ्ट हैंड को रेज किया है। सो यही जो इन्वर्जन होता है, यानी कि राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देता है, उसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। Lateral inversion. When right becomes left and left becomes right, it's called lateral inversion. It's very simple. Now we will discuss about different types of reflections. Types of reflection में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट आता है diffused, diffused or irregular reflection, and second one is regular reflection. ओके, ये दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब एक रफ सरफेस पे पैरेलल लाइट की रेज आती है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, किसी भी डायरेक्शन में, अनइवन डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या ये एंगल इक्वल है, तो ये तो नहीं है। सो ये क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर, क्योंकि अनइवन टाइप का होता है। इसी में अगर हम रेगुलर की बात करते हैं, तो स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पर हमने इरेगुलर सरफेस की बात की और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मूथ सरफेस लेते हैं। स्मूथ सरफेस, इसमें क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस इस सरफेस पे आएंगी तो ये बिल्कुल इवन टाइप में रिफ्लेक्ट करेंगी, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर सरफेस होता है और जो रिफ्लेक्शन है वो अनइवन टाइप का होता है, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ होता है और इवन टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन अगेन बी रिफ्लेक्टेड। Reflected light can again be reflected, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन से फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, इसको हम एक एग्जांपल से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या होता है, जब भी आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको एक बड़े सारे मिरर के सामने बिठा देता है, राइट। अब जब वो आपके बाल कट कर देता है तो क्या करता है, वो एक छोटा मिरर ले जाके आपके बैक साइड में लेके जाता है, बिकॉज आप अपने फेस को फ्रंट मिरर में देख सकते हैं बट बैक को नहीं देख सकते। तो उसे देखने के लिए वो क्या करते हैं, एक छोटे मिरर को आपके बैक साइड में लेके जाते हैं, पीछे लगाते हैं, और उससे क्या होता है, जब आप फ्रंट मिरर में आप अपनी फ्रंट फेस को भी देख पाते हैं, प्लस बैक से जो इमेज बैक वाले मिरर में बन रही है, उस इमेज को आप फ्रंट मिरर में भी देख पाते हैं। तो उससे क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। एक आपकी इमेज बनी और उसके साथ साथ पीछे वाले मिरर पे लाइट गई, लाइट से रिफ्लेक्शन हुआ और वो इमेज कहाँ पर दिखाई देगी,
फ्रंट मिरर में। इट मीन्स फ्रंट मिरर में आपको दो इमेज दिखाई देती है, एक आपके फ्रंट की और एक आपके बैक की। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी का यूज होता है इसी प्रोसेस का क्लाइडोस्कोप में। क्लाइडोस्कोप, व्हाट इज दिस? क्लाइडोस्कोप क्या होता है? एक टॉय की तरह हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं तो इसे समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। आप क्या करते हो, कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो जहाँ पे एक ही मिरर में एक ही ऑब्जेक्ट की काफी सारी इमेजेस शो होती है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, एक मिरर में कॉइन्स की बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसको कैसे करते हैं? सपोज हमने दो प्लेन मिरर लिए और उनको 90 डिग्री एंगल पे सेट कर दिया। 90 डिग्री एंगल पे सेट करने के बाद में यहाँ पर हम एक कॉइन को रखते हैं। कॉइन को रखने के बाद में उसमें क्या दिखेगी, हमें मल्टीपल इमेजेस शो होगी। और जैसे जैसे हम इस 90 डिग्री एंगल को चेंज करेंगे, लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो इमेजेस और ज्यादा शो होती जाएंगी। इससे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस एक्टिविटी को हम कहेंगे। इसी एक्टिविटी का यूज होता है क्लाइडोस्कोप में। क्लाइडोस्कोप क्या होता है, एक एज ए टॉय हम कह सकते हैं। बचपन में हमने काफी इससे खेला है। कैसे बनाते हैं इसको? क्लाइडोस्कोप में क्या होता है, जब अलग अलग एंगल से देखने पे अलग अलग तरह की इमेजेस शो होती है, न्यूमरस इमेजेस शो होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइडोस्कोप। ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसे बनाते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर दिस वी हैव टू टेक 3 प्लेन rectangular mirror. थ्री प्लेन रेक्टेंगुलर मिरर लेंगे, उनको हम एक हट जैसे हम बनाते हैं। दो मिरर को ऐसे ज्वाइन करेंगे, थर्ड को उनके बेस पे। तो जैसे हम एक हट बनाते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं, उस तरह से हम इस अरेंजमेंट को सेट करेंगे। कुछ ऐसी शेप हमें उसकी दिखाई देगी, क्योंकि दो तो यहाँ पर और एक बेस में है। ओके, इसके बाद में हम क्या करना है, हमें एक कार्डबोर्ड से एक ट्यूब बनानी है, सिलेंड्रिकल ट्यूब बनानी है। जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनानी है और उसके अंदर इस अरेंजमेंट को फिट करना है। अरेंजमेंट को फिट करने के बाद में क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद में इस एंड पे, एक एंड पे हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड की डिस्क लेनी है जिस पर एक होल हो। कार्डबोर्ड लेंगे, एक डिस्क जितना जैसे ट्यूब का साइज होगा उसी साइज की एक ट्यूब लेंगे और उसके अंदर एक कार्डबोर्ड लेंगे, डिस्क लेंगे और उसके अंदर एक होल कर देंगे, जिससे हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकेंगे। एंड दूसरे एंड पे एक प्लेन मिरर को लगाएंगे। ये तो होगी कार्डबोर्ड डिस्क, और यहाँ पर हम लेंगे प्लेन मिरर। ओके, सो इसको करने के बाद में, और इसके अंदर हम काफी तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, लाइक ब्रोकन बैंगल्स हम डाल सकते हैं, या छोटी छोटी कटिंग पिक्चर्स हम डाल सकते हैं। अब इसके करने की, ये पूरी अरेंजमेंट करने के बाद में जब हम इसके अंदर से देखेंगे, इस होल में से इसके अंदर देखेंगे, डिफरेंट इसको रोल करते जाएंगे तो अलग अलग एंगल पे हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे, अलग अलग पिक्चर्स हमें दिखाई देगी। तो ऐसे ही यही है क्लाइडोस्कोप का प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इजी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सनलाइट। सनलाइट क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सनलाइट को हम एज अ व्हाइट लाइट रेफर करते हैं। व्हाइट लाइट तो हो गई, सनलाइट जो है, सनलाइट, इसको हम एज अ व्हाइट लाइट रेफर करते हैं। बट वी हैव ऑल्सो लर्न दैट इट कंटेन्स 7 डिफरेंट कलर्स। दीज आर विप्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ये 7 डिफरेंट कलर्स इस लाइट में होते हैं। इसको हम कैसे, जो ये एक व्हाइट लाइट से जब 7 कलर्स हमें अपीयर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इट मीन, इसके लिए जब एक ऑब्जेक्ट हम ऐसा लें जो एक लाइट को उसके डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दे, उसके हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। प्रिज्म ये क्या करता है, एक लाइट से इसके डिफरेंट कलर कंपोनेंट में उसको स्प्लिट करता है। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि सनलाइट में कैसे कलर हमें शो होंगे, उस एक्टिविटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, एक बाउल लेना है और उसके अंदर एक प्लेन मिरर को रख देना है। प्लेन मिरर रखने के बाद में जब इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हम रखेंगे, यहां से डायरेक्ट सनलाइट जब इस मिरर पे आएगी तो ये क्या, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ये लाइट, तो इसके जो 7 कलर्स इसमें प्रेजेंट है वो कलर्स अपीयर होंगे। कलर्स अपीयर होंगे तो क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। अभी जो 7 कलर्स है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्लेन मिरर लिया है, प्रिज्म तो लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर वाटर, इसको बाउल को वाटर से फिल भी करना है। फिल करने के बाद में जब इसको हम, इसमें सनलाइट आएगी तो ये अपने डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये इसमें जो वाटर और जो प्लेन मिरर है वो मिलकर क्या करेंगे, एक प्रिज्म की तरह परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट दैट व्हाट्स इनसाइड आवर आई। हमारी आई में क्या है ऐसा, कैसे आई फंक्शन करती है कि हम इतना सब कुछ देख पाते हैं, कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे आई के बारे में। आई में क्या होता है, आई हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है और इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल शेप, ओके, स्फेरिकल शेप होती है। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया, जो आपको अपनी आईज में व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉर्निया। इसके बाद में इसके पीछे होती है आइरिस, सबसे पहले कॉर्निया, देन आइरिस एंड देन प्यूपिल। ओके, सबसे पहले क्या होती है, आइरिस, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस और आइरिस के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है। अब इनके, ये तो है आउटर पार्ट्स, ये हमारी आई के बाहर के पार्ट्स है जो कि हमें इजीली विजिबल होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, आइरिस जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट में लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी अमाउंट में नहीं। इसके साथ में जैसे आप एक डार्क रूम में जाते हैं तो आपको क्या होता है, ज्यादा लाइट की नीड होती है। एक डार्क रूम में चले गए तो आइरिस का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली वाइड ओपन हो जाता है, जिससे कि ज्यादा लाइट आपकी आई में जा सके और आप किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए ना। इसी तरह से जब आप बहुत ब्राइट एरिया वाले प्लेस पे जाएंगे तो क्या होगा, आपकी आइरिस जो है वो ऑटोमेटिकली खुद को कंट्रैक्ट कर लेगी, जिससे कि प्यूपिल में लाइट जो है वो कम एंटर कर सके और आपको डिस्टरबेंस ना हो किसी भी चीज से। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट को एंड प्यूपिल से लाइट जो है वो अंदर जाती है। ओके, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में जब लाइट अंदर चली गई प्यूपिल से तो वो अंदर जाके कहाँ गई, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे इसमें देखो डायग्राम में आपको पीछे आई लेंस दिखाई दे रहा है। आई लेंस, आई लेंस क्या करता है, आई लेंस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जैसे बाहर जो है प्लेन मिरर का हम यूज कर रहे हैं, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी तरह से आई में आई लेंस जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनती है वो एक स्क्रीन पे बनती है, उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना में काफी तरह की नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल कनेक्टेड होती है। जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। अब उस इमेज जो बनी है उसके जो सेंसेशंस मिलते हैं वो सेंसेशंस नर्व सेल से ऑप्टिक नर्व में जाएंगे, ऑप्टिक नर्व से वो ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि आपने एक्चुअल में देखा क्या है, क्या इमेज बनी है। उसको कौन इंटरप्रेट करता है? आपका ब्रेन। ओके। इनके अलावा आई में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती है कोन सेल्स एंड सेकेंड वन इज रोड सेल। ओके। कोन सेल्स जो होती है वो बहुत ही ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। जब भी आप बहुत ब्राइट लाइट वाले एरिया में जाएंगे तो कोन सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, और जब आप डिम लाइट वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपकी रोड सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो आप कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाते, कलर सेंसेस आप कर पाते हो, तो वो किस ऑर्गन की वजह से होता है, किस सेल की वजह से होता है? तो जो सेल ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ही कलर को चॉइस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। यहाँ पर आइरिस के बारे में एक पॉइंट है कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, किसी की आई ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है। तो ये किस वजह से होती है? कौन इस कलर को डिटरमाइन करता है? कौन? तो वो करता है आइरिस। आइरिस एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आई का कलर डिसाइड होता है। ओके। सो ये तो था आई के बारे में। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आईलेंस, रेटिना, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स, इन सबका अपना अपना फंक्शन होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है रेटिना के पास में ही होता है, लेकिन रेटिना या फिर नर्व सेल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो कोई भी कनेक्शन नहीं होता है तो इसको कोई सेंसेशन भी नहीं मिलता। सेंसेशन नहीं मिलेगा तो कुछ भी ये ट्रांसमिट नहीं करेगा ब्रेन को कि इसने क्या देखा है क्या नहीं। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, कोई भी विजुअलिटी अपनी आई में इस पॉइंट पे, इस स्पॉट पे नहीं होती है। ओके। सो इट वॉज अबाउट आई। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप एक्चुअल में तो फोटोज देख रहे होते हैं लेकिन उनकी स्पीड इतनी होती है कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि आप तो एक वीडियो को देख रहे हैं। तो ये वीडियो है या फोटोज? हमें तो पता है कि हम फोटोज देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे हमें लगता है कि हमने वीडियो को देखा। इसका रीजन, इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज आपने दो कार्डबोर्ड लिए, दो कार्डबोर्ड, एक पर आपने बर्ड को ड्रॉ किया, कोई भी बर्ड की इमेज ड्रॉ की, और एक में यहाँ पे आपने केज बनाया। ओके। एक पे केज बनाया और एक पे बर्ड बनाया। यहाँ पर कार्डबोर्ड को एक थ्रेड से आपने टाई किया। अब इसको नियर एंड फार, इस पोजीशन में आप जैसे एक पेंडुलम करता है इस तरह से आपको इसको ऐसे करना है, बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेशन मोड पे। तो एक टाइम पे क्या आएगा, आपको लगेगा कि इस केज के अंदर बर्ड जो है वो आ गया है। बर्ड जो है इस केज के अंदर आ गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमारे ब्रेन में जब फोटो कोई बनती है, कोई इमेज बन रही है, हमने रिफ्लेक्शन आया, इमेज फॉर्म हुई, ब्रेन को सेंसेशन गया, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 1/16 ऑफ सेकेंड तक, इतने टाइम तक एक इमेज आपके ब्रेन में रहती है। लेकिन जब ये इतना फास्ट है कि 1/16 सेकेंड तक एक इमेज वहां पर रह ही नहीं पा रही है, ब्रेन को लग रहा है कि इतना टाइम तो मेरे को मिला ही नहीं रिकॉग्नाइज करने को, तो ये तो एक वीडियो बन रही होगी। क्योंकि अगर इतना टाइम मिले तो हमें अच्छे से पता लग सकता है ब्रेन को कि ये एक फोटो है, वीडियो नहीं। लेकिन इतना टाइम मिला ही नहीं, और सपोज हमने इकट्ठी 20 to 24 फोटोज हमने एक साथ चला दी, प्ले कर दी, तो क्या होगा,
ब्रेन को टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए कि क्या चल रहा है, तो हमें क्या लगेगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और हमें लगेगा कि ये तो एक वीडियो चल रही है। तो इसी तरह से इसी केस में भी यही हुआ कि ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाया और उसे लगा कि ये तो अंदर आ गया है। तो इस तरह से वीडियो की फॉर्मेशन होती है। ओके, आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, हमने आई के काफी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, लाइक कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आईलेंस, रेटिना, इन सब के बारे में पढ़ा। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को तो छोड़ दिया। व्हाट इज दिस? दैट इज आईलिड्स। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है आई का, दैट इज आईलिड्स। आईलिड्स क्या करती है? आईलिड्स आपकी आई को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्शन देती है? कोई भी अननेसेसरी पार्टिकल है वो आपकी आई में जाने से रोकती है। कौन? आईलिड। इसके अलावा बहुत ज्यादा लाइट आ रही है या आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो शट कर देती है आपकी आईज को। जैसे आप सोते हैं तो आपकी आई शट होती है आईलिड्स की वजह से। तो अननेसेसरी जो लाइट है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो लाइट भी अंदर नहीं जा पाती है। ओके, सो इस तरह से आईलिड वर्क करती है। इसीलिए आईज की केयर कैसे कर सकते हैं हम? आईज की केयर, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज। सो आईज के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए। हमें विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए। क्योंकि विटामिन ए जो है वो आईज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। तो हमें विटामिन ए रिच फूड लाइक कैरेट, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको लाइक स्पिनच, इन सबको हमें इनटेक करना चाहिए। इसके बाद में जब भी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। प्लस जो प्रॉपर एक डिस्टेंस डिसाइड किया होता है कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स का कोई भी हम ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, कोई भी बुक हम रीड कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो अपनी आईज और बुक के बीच में रखना चाहिए। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। हमें आईज को रब नहीं करना है। अगर कुछ आई में चला गया है कोई भी पार्टिकल, तो उसे हम इमिडिएटली आईज को वॉश करना है, ना कि आईज को रब करना है। इसी तरह से स्पेक्टिकल्स का यूज कर सकते हैं हम। स्पेक्टिकल्स के लिए आप देखते हैं कई जो है वो पास का चश्मा लगाते हैं, यानी कि उनकी जो डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट है उनको वो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट उन्हें क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके लिए जो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दीज आर नॉट क्लियर। ओके, और इसी तरह से मायोपिया होता है। मायोपिया में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में हम पास का चश्मा लगाते हैं और मायोपिया में हम दूर का चश्मा लगाते हैं। इसके अलावा थर्ड डिजीज जो आती है दैट इज कैटारेक्ट, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एज होती जाती है, ओल्ड एज में हम आ जाते हैं, तो क्या होता है, आई साइड बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाती है, आई लेंस जो है वो फोगी फोगी हो जाता है। तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसके लिए कोई भी स्पेक्स नहीं आता है, क्योंकि इनके लिए तो हम स्पेक्स बना सकते हैं, लेकिन कैटरेक्ट के लिए कोई भी स्पेक्स नहीं बना सकते। इसका एक सॉल्यूशन है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या किया जाता है, जो आपका आई लेंस होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल आई लेंस को लगाया जाता है, जिससे कि इस डिजीज से हम ओवरकम कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज हाउ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स रीड द बुक्स। विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो कैसे अपनी बुक को कैसे रीड करते हैं, वो कैसे स्टडी करते हैं।
तो ब्लाइंड जो पर्सन है एक्चुअली उसको है क्या, उसका जो आई लेंस है वो डैमेज हो चुका है। ब्लाइंड पर्सन जो है उसका आई लेंस डैमेज हो चुका है, जिस वजह से वो देख नहीं सकता। तो वो कैसे स्टडी करते हैं, कैसे वो बुक्स को रीड करते हैं, तो उनके लिए जो लुई ब्रेल थे, लुई ब्रेल एक ग्रीक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, एक ब्रेल स्क्रिप्ट दी थी। ब्रेल स्क्रिप्ट, इसमें ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, डॉट पैटर्न्स होते हैं। 63 तरह की इस ब्रेल स्क्रिप्ट में 63 डॉट पैटर्न्स है। इन पैटर्न्स में क्या होता है, ये पैटर्न्स जो है वो डॉट्स जो होती है वो एम्बेडेड होती है, उभरी हुई होती है, तो उनको टच करके रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा गया है। यानी कि कोड लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, इनकी कोड लैंग्वेज होती है कि एक डॉट है तो वो कौन से लेटर के लिए है, किस पोजीशन पे डॉट है, तो वो हम नहीं समझ सकते हैं, वो इनको समझाया जाता है और वो इसी तरह से लर्न करते हैं, उनको टच करके वो रिकॉग्नाइज करके अपनी बुक्स को रीड करते हैं। So I hope it's clear to you, and with this our chapter is completed. If you have any query then drop it in comment section. Thank you.